शुरू करने लगे हैं टोबिन मनी डिमांड। ठीक है, पहले इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। बिल्कुल मामूली और रियलिस्टिक अजम्पशंस हैं, कोई इतना ख़ास बड़ा फ़र्क नहीं है इनमें। तो ये कहता है कि इंडिविजुअल हैज़ टू एलोकेट वेल्थ बिटवीन मनी एंड बॉन्ड। वेल्थ यानी कि उसकी टोटल इनकम बेसिकली, ठीक है, उसको या तो वो मनी में रखेगा या वो बॉन्ड में रखेगा। मनी हैज़ नो रिस्क बट ऑल्सो अर्न्स नो इंटरेस्ट, यानी कि रिस्क नहीं है तो मगर कोई रिटर्न भी नहीं है उसका। ठीक है, मगर जो बॉन्ड है उसके इंटरेस्ट तो है मगर उसको हाथ में रखना या होल्ड करना रिस्की भी है, या तो कैपिटल गेन आएगा या कैपिटल लॉस आएगा। ठीक है, इंडिविजुअल इज़ रिस्क अवर्टर या रिस्क अवर्सर कह लें, जो आप उनकी मर्जी, यानी कि वो चाहता है कि उसने अगर रिस्क लिया है तो उसको रिटर्न ज़्यादा चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं रियल वर्ल्ड में ये होता है कि आपके पास रिस्क एंड रिटर्न दोनों का ट्रेड ऑफ चल रहा होगा। हायर रिस्क तभी हायर रिटर्न मिलता है। ठीक है, अब हम टोबिन की थ्योरी की तरफ आते हैं। जो थ्योरी मेनली है वो कहती क्या है, ठीक है। तो टोबिन की थ्योरी कहती है कि बेसिकली पी यानी कि पोर्टफोलियो, यानी कि एक इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो जिसको हम पी से डोनेट करेंगे इज़ द फंक्शन ऑफ F1 एंड F2। F1 क्या है? F1 इज़ बेसिकली द परसेंटेज ऑफ इनकम kept as cash in hand। ठीक है, यानी कि हमारी इनकम का वो हिस्सा जो हमने एज अ कैश अपने हाथों में रखा है या हमने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, और F2 क्या होगा? इसका ऑपोजिट, परसेंटेज ऑफ इनकम कैप्ट एज बॉन्ड। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि एक इंडिविजुअल जो है अपनी इनकम दो जगह बांट रहा है, यानी उसकी टोटल इनकम जो है या तो वो कैश इन हैंड रखेगा या वो बॉन्ड रखेगा। ठीक है, जितना वो कैश इन हैंड रखेगा उतना उसको बॉन्ड को जाने देना होगा और जितना बॉन्ड रखेगा उतना कैश इन हैंड को जाने देगा। तो यानी कि F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 1, दोनों परसेंटेजेस इज इक्वल्स टू 1, यानी कि F1 वो परसेंटेज जो कैश में रखी है और F2 वो परसेंटेज जो बॉन्ड में रखी है। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 1 बनेगा, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये आपके पास जो है आपका एक कंस्ट्रेंट है वो तैयार हुआ है। ठीक है, इसको आगे जब मैं लिखूँगी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये कंस्ट्रेंट कैसे है। ठीक है, अच्छा, तो अगर यूटिलिटी फ्रॉम पोर्टफोलियो, यानी कि पोर्टफोलियो का तो ये फंक्शन बनता है, वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, यूटिलिटी फ्रॉम पोर्टफोलियो जो है वो दो चीज़ों पे जो है वो डिपेंड करती है, यूटिलिटी ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, इज़ द फंक्शन ऑफ म्यू आर। इकोनोमेट्रिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशंस ऑफ साइंसेस जो हैं वो पढ़ने वाले हैं उनको ये अंदाज़ा होगा कि म्यू आर बेसिकली म्यू इज़ द एवरेज या मीन ऑफ रिटर्न, और ये सिग्मा आर। तो सिग्मा क्या है आपके पास? सिग्मा इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो म्यू आर जो है ये आपको मीन रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो बता रहा होता है, यानी कि मीन रिटर्न कितना आएगा, यानी कि ऑन एवरेज अगर आप बॉन्ड रखते हैं तो उस पर ऑन एवरेज रिटर्न आपको कितना मिलेगा वो हम म्यू आर से शो करेंगे इस मॉडल के अंदर। ठीक है, फिर सिग्मा आर जो है ये आपको बताएगा कि रिस्क कितना एसोसिएटेड है पोर्टफोलियो से या एक बॉन्ड से। ठीक है, तो अब रिटर्न का जो है एक फॉर्मूला है
ठीक है। अगर फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस या मनी इन बैंकिंग आप लोगों ने वो अंदाज़ा आप लोगों को इस चीज़ का, तो रिटर्न का जो फॉर्मूला है वो बेसिकली होता है I+G, ठीक है। मगर चूँकि हम यहाँ पे F2 भी ले रहे हैं, यानी कि टोटल रिटर्न कितना आएगा अगर हमने बॉन्ड में कुछ, तो उसका यहाँ पे रिटर्न का फॉर्मूला के पास बन जाएगा F2I+G। F2 मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो परसेंटेज ऑफ इनकम जो कि बॉन्ड में कन्वर्टेड है। आई जो है वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट है। यहाँ पे आई इंटरेस्ट पेमेंट कह रहा है, इंटरेस्ट रेट नहीं, इस चीज़ को याद रखिएगा। जी इज़ दी कैपिटल गेन, ठीक है। तो इस इंटरेस्ट और ये जो फॉर्मूला है रिटर्न का, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि इससे अभी हमने ये म्यू आर और ये सिग्मा आर एल्जेब्रिकली ड्राइव करना है, ठीक है जी। तो पहले रिटर्न साइड पे चलेंगे, उसके बाद जो है रिस्क साइड पे चलेंगे। मैंने आपको अभी बता दिया कि रिटर्न साइड जो है वो आपकी शो होगी म्यू आर्स, यानी कि हमने जो आर वाली इक्वेशन है इसका एवरेज ले लेना है, ठीक है। तो आर वाली इक्वेशन हमारी क्या थी, F2I+G, इसका एवरेज ले लेना है या इसको एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स वालों को ये हाथ से करने वाले काम अच्छे से आते होंगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले ज़रा गौर से देख लें, ठीक है। ER, ठीक है। तो इकोनोमेट्रिक्स में एक्सपेक्टेशन अप्लाई करना यानी कि उसका मीन मालूम करना या उसकी सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करना, ठीक है। अब वो डाटा के हिसाब से देखे कि वो मीन उसकी सेंट्रल टेंडेंसी ज़्यादा अच्छे से बता सकता है कि मीडियन बता सकता है कि मॉड बता सकता है, ठीक है। चलिए अब इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई होगी, तो ये F2I+G, ठीक है। अब हमें मालूम है कि जी जो है ये अनसर्टेन है, यानी कि रिस्क पे है, ठीक है। रिस्क पे क्यों है कि भाई आपको नहीं पता जहाँ से आपने बॉन्ड लिया हुआ है वो प्रॉफिट ही देगा या नहीं देगा। आपको नहीं पता कि साल के आखिर में वो प्रॉफिट ही गेन करेगी कंपनी या वो लॉस में चली जाएगी, ऐसा ना हो आपको अपनी तरफ से पैसे देने पड़ जाए, ठीक है। तो व्हेन जी इज़ अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टेन, तो बाकी सब तो अपनी जगह है, यानी कि F2 भी है, ये भी है, तो हम एक्सपेक्टेशन यहाँ पे आके हमारी रुक जाती है, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगी, F2I+ एक्सपेक्टेशन अप्लाइड ऑन जी, ठीक है। तो जी जो है वो तो आपका अब कैपिटल गेन की अनसर्टेनिटी, अब वो कांस्टेंट भी नहीं है, तो एक्सपेक्टेशन अप्लाइड ऑन जी जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, वैसे तो वेरिएंस ऑफ कैपिटल गेन या फिर, मगर चूँकि फ़िलहाल इसको हम इतना ख़ास डीप में नहीं लेके जाएंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन जो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ R इज इक्वल्स टू F2I+0, ठीक है। और अब वो 0 है तो ये इसको F2 × I ही कर दें, और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ R जो है ये आपका बेसिकली बन गया म्यू R, ठीक है जी। अब इस वाली इक्वेशन को याद रखना है कि ये आपकी मीन की इक्वेशन है, क्योंकि अभी हमने मीन रिटर्न की जो ये इक्वेशन है, इसके बाद अभी हमें इसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है और फिर
उन दोनों को एक सिंगल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करके वो एक अलग कंस्ट्रेंट बनेगा। ठीक है जी, चलो अब चलते हैं। ये तो मीन हो गया, यानी कि जो रिटर्न की साइड है वो होगा। अब रिस्क साइड, और रिस्क मैंने आपको बताया है कि वो निकलेगी आपके स्टैंडर्ड डेविएशन से। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन डायरेक्ट नहीं आता, वेरिएंस का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। ठीक है, अच्छा अब हमें पता है किसी भी वेरिएबल का निकालना हो फॉर्मूला, तो वेरिएंस का फॉर्मूला बेसिकली होता है वी एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स वो वेरिएबल है जिसका हम वेरिएंस मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो वी एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें जब स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होगा वो भी रिटर्न का, ओके, रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें चाहिए, तो यही फॉर्मूला हम रख देंगे रिटर्न के लिए। तो अभी हमने पहले देखा कि रिटर्न की ये मीन की इक्वेशन अगर एक्सपेक्टेशन रिटर्न पे अप्लाई हो, और रिटर्न खुद क्या है F2I प्लस G, इंटरेस्ट पेमेंट प्लस कैपिटल गेन। तो अब मैं सिंपल एज दैट इनको इसकी जगह पर रखूँ, यानी कि जो वेरिएंस, ठीक है, तो ये जो वेरिएंस ऑफ R निकालना है हमें, ये है आपके एक्सपेक्टेशन ऑफ R, एक्सपेक्टेशन ऑफ R का होल स्क्वायर। अब R की जगह तो आपकी आ जाएगी F2I प्लस G, एक्सपेक्टेशन ऑफ R की जगह आपके पास मीन रिटर्न की जो इक्वेशन है वो आ जाएगी F2 इंटू आई। ठीक है, और ये आपके पास आ गया स्क्वायर। तो अब इसको जब हम लोग पूरा एक रख लिया हमने, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक अच्छे खासे प्रोसेस के बाद हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा F2 स्क्वायर एंड G स्क्वायर। ठीक है, अब एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो अगर इस G पे, तो जब एक्सपेक्टेशन ऑफ G 0 था तो एक्सपेक्टेशन ऑफ G स्क्वायर विल बी दी वेरिएंस ऑफ G। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं ताकि आपको पेज साफ सुथरा नज़र आता रहे। ठीक, अब जब ये वेरिएंस ऑफ G आएगा तो फिर ये वेरिएंस वेरिएंस ऑफ R, यानी कि जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे थे, इज़ बेसिकली इक्वल्स टू, या इसको हम डोनेट कर सकते हैं एस आर स्क्वायर से। ठीक है, जो कि हम इक्वेशन बन के आ रही है F2 स्क्वायर वेरिएंस ऑफ कैपिटल गेन। ठीक है, अब हमने सिग्मा आर मालूम करना है, सिग्मा आर स्क्वायर नहीं, यानी कि हमें अब इसका स्क्वायर रूट लेने की जरूरत है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के लिए क्या करूँगी मैं, ठीक है, इसका एट द एंड आंसर आपके पास आ जाएगा F2, ठीक है, इनटू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कैपिटल। ठीक है, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर F। ये जो आपके पास इक्वेशन 2 बनी है, ये तो आपकी बन गई रिस्क की साइड। ठीक है, मगर अभी मैं आपको कहा था मैंने एक कंस्ट्रेंट भी ड्राइव करना है हमने कभी,
ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इस इक्वेशन 2 को मैं सॉल्व करूँगी F2 के लिए, और फिर इसको मैं कहाँ रखूँगी, मीन वाली इक्वेशन के लिए, ठीक है। एंड पुट इन मीन इक्वेशन, ठीक है। अब इसके पीछे चलते हैं, ठीक है। ये पेज आ गया। तो जब मैंने उसको F2 के लिए यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को मैंने F2 के लिए सॉल्व किया, तो मेरे पास आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ R यानी कि रिस्क एसोसिएटेड विद रिटर्न डिवाइडेड बाय रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल गेन। हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन से रिस्क को एलोकेट कर रहे हैं ना, तो रिस्क एसोसिएटेड विद रिटर्न एंड रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल गेन, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, F2, ठीक है। अब इसको हम लोग पुट करेंगे इन आर मीन इक्वेशन, जो कि थी म्यू आर F2 इंटू आई इंटरेस्ट पेमेंट था और F2 हमारी इक्वेशन थी। तो F2 की जगह जब मैंने इसको रखा तो ये रिस्क एसोसिएटेड विद रिटर्न इंटू रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल गेन इंटू इंटरेस्ट पेमेंट, ये आ गया आपके पास म्यू आर, ठीक है। तो ये क्या पता, अब चाहे इसको इस तरीके से लिख लो या चाहो तो थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, यानी कि आर ये आ गया, ठीक। तो ये तो आ गई आपके पास आपकी तीसरी जो है कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, पहले तो मैं इसका लूँगी डेरिवेटिव, क्योंकि ये जो कंस्ट्रेंट हमने अभी इक्वेशन ड्राइव की है इसको हमने ग्राफिकली पुट करना है इंशाल्लाह। सबसे पहला जो डायग्राम होगा उसका, ठीक। तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ विद रिस्पेक्ट टू एस आर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ यू आर विद रिस्पेक्ट टू यू नहीं म्यू आर सॉरी with respect to the risk associated with return will be, ये जो है आपका वेरिएबल है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो पावर जो ये 1 हो जाएगा, और ये तो इंटरेस्ट पेमेंट का रेशियो टू दी रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल गेन जो है आपका इस इक्वेशन का स्लोप है, ठीक है जी। और ये स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए आपको ये भी पता चल सकता है कि ये अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। तो अब हम अपना कंस्ट्रेंट की तीनों इक्वेशन और ठीक है मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी of portfolio, which is the function of mu r risk associated with return, ठीक है। constraints या subject to सबसे पहली कंस्ट्रेंट तो हमारे पास ये जो भी हमने ड्राइव किया ये होगी, ठीक है। तो म्यू आर यानी कि रिटर्न एसोसिएटेड मीन रिटर्न जो है वो इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट पेमेंट डिवाइडेड बाय द रिस्क एसोसिएटेड विद कैपिटल गेन मल्टीप्लाइड बाय रिस्क एसोसिएटेड विद रिटर्न। सेकेंड इज म्यू आर F2 इंटू आई। तीसरी F2 प्लस F1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि टोटल हमारे पास हमारी इनकम ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं, जो कि हम या तो वेल्थ में कैश इन हैंड रखेंगे या हम लोग बॉन्ड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। और ये चीज़ याद रखते हुए कि कंज्यूमर जो है वो रिस्क अवर्सर है, यानी कि जहाँ उसको ये नज़र आएगा कि बॉन्ड रखने पे रिस्क है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड को कैश में कन्वर्ट करवाएगा और चला जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं इनकी ग्राफ्स की जानिब। उम्मीद करती हूँ अब तक जितना करवाया उतना तो समझ में आ गया, ठीक है। आगे मैं आपको ग्राफ्स करवाती हूँ, 4 बनने वाले साइमल्टेनियस ग्राफ्स।
जैसे जैसे मैं आपको बनाती रहूँगी वैसे वैसे मैं आपको ये जो है वो समझाती रहूँगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो कोई। अगर इसके बावजूद कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। इस ग्राफ से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं दिखा देती हूँ। अगर आप लोगों को एजवर्थ बॉक्स याद हो तो उसमें क्या था कि अगर ये वाला कैपिटल है तो उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है वो एक्सिस भी वही शो करती थी, ठीक है। अगर कुछ मामला में ऐसा नहीं भी होता तो जो हमारा सबसे पहला कंस्ट्रेंट की इक्वेशन थी वो हम यहाँ डायग्राम के अंदर फिट करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका ओरिजिन, ठीक है। अब इस एक्सेस पे यानी कि इस एक्स एक्सेस पे है रिस्क। उम्मीद करके आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्लियरली। ये डायग्राम 1 की बात करें यानी कि सिग्मा आर रिस्क रिलेटेड टू रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका म्यू आर यानी कि रिटर्न मीन रिटर्न, ठीक है। और यहाँ आ गया आपके इंटरेस्ट पेमेंट। अगर आपको याद हो तो आपकी कंस्ट्रेंट की इक्वेशन के अंदर 3 यही फैक्टर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है। कैपिटल गेन तो अपनी जगह एक अनसर्टेन है तो उसको तुम छेड़ भी नहीं, ठीक है। चलिए, ओरिजिन से स्टार्ट होगा और एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग बनेगी। ये मैंने राइट से बना दिया और इसका स्लोप भी हमने निकाला था आई डिवाइडेड बाय सिग्मा जी, ठीक है। ये हो गया डायग्राम नंबर ए यानी कि ग्राफ ए नाम दे रही हूँ। अब इससे एसोसिएटेड नीचे चलेंगे, ठीक है। ये यहाँ से मैं स्लाइड डाउन कर रही हूँ नीचे, ठीक है। यहाँ पे भी आ गया रिस्क सिग्मा आर, यहाँ F2 है तो यहाँ पे भी F2, ठीक है। सेम वे ये डायग्राम 3 बनेगी तो यहाँ पे आपके पास आ गया F2, तो यहाँ से हम यहाँ ट्रेसिंग करेंगे, ठीक है। और ये आपका जो तीसरा कंस्ट्रेंट है उसकी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी F2, ठीक है। जो स्लोप इस वाली इक्वेशन का है एग्जैक्ट वाला सालन है ना, साफ सालन है ना, पापा वाला खा ले। ठीक है। तो सेम स्लोप जो इस ग्राफ का है वो इस ग्राफ बी के अंदर आएगा। स्लोप भी सेम होगा और ये निकलना भी ओरिजिन से है, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल उसके पैरेलल मैं नीचे ला के ग्राफ को बिल्कुल पैरेलल करा के मैंने ओरिजिन से इसको ड्राइव कर दिया, ठीक है। और बिल्कुल उसके एसोसिएटेड काम चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल पहले इंडिविजुअल जो है इस पॉइंट 1 पे था, तो यहाँ से कहानी शुरू कर देते हैं, ठीक। पॉइंट 1 पे था, ठीक है। इसके अंदर वो ये रिस्क ले रहा था सिग्मा R1 और ये उसका रिटर्न था, ठीक है। और रिटर्न ये था तो इंटरेस्ट पेमेंट भी उतनी थी, ठीक है। हाँ तो वही होगा। अब
इस रिस्क को मैं यहाँ से नीचे वाले ग्राफ के रिस्क पे ट्रेस कर लूँगी, यानी कि ये रहा रिस्क जो कि यहाँ से मैंने नीचे वाले पे ट्रेस डाउन कर दिया। ठीक है, अब देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाले के एक्स एक्सिस का रिस्क था वो नीचे वाले ग्राफ के एक्सिस पे ट्रेस आराम से हो रहा है। ठीक है, ये 1, ये पॉइंट 1 को ही मैं लेके चल रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को ग्राफ के नाम याद रखने होंगे। ए, ये ग्राफ बी है, डायग्राम बी चल रही है। ठीक है, अब इस रिटर्न पे F2 की कितनी क्वांटिटी रखी हुई है, ये रहा F2, जिसको मैंने यहाँ से अब आपके तीसरे ग्राफ की तरफ ट्रेस करना है, यानी कि इस ग्राफ की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रेस किया। इससे पहले मैं इसको ट्रेस डाउन करूँ पूरा, मैं यहाँ से जो है इसको, ये हमारा जो है वो कंस्ट्रेंट की तीसरे कंस्ट्रेंट की इक्वेशन है जिसमें F1 + F2 = 1। ठीक, तो यहाँ से मैंने जब यहाँ किया तो इसको मैं यहाँ से इतना करूँगी कि यहाँ से लाइन पे, ठीक है, ये भी मैंने इसका नाम दे दिया 1, ताकि आप लोगों को पहला पॉइंट चल रहा है, पहले वाले की कहानी चल रही है, ये याद रहे। ठीक है, तो ये F1 है, ये F2 है। ठीक है, अब इस F1 के हिसाब से चलता हुआ यहाँ पे मैंने निशान लगाना है। तो उससे पहले मैं यहाँ से एक इंटरेस्ट दिखा देती हूँ। F1 की क्या था, F1 था हमारे पास वो परसेंटेज इनकम की जो हमने एज ए कैश इन हैंड की है। ठीक है, तो हम मनी डिमांड किसकी करते हैं, उन्हीं की करते हैं जिस मनी डिमांड क्या होती है, यानी कि कैश की डिमांड। ठीक है, तो ये रहा आपका इंटरेस्ट पेमेंट, ये मनी डिमांड, ये रहा इंटरेस्ट पेमेंट जो कि इसके साइमल्टेनियसली आएगा। ये है आपकी डी। ठीक है, तो यहाँ से इंटरेस्ट पेमेंट का पहले मैं निशान लगा रही हूँ कि ये पहली जो ट्रांजैक्शन चल रही है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट ये रही। ठीक है, थोड़ा सी मैं एक लाइन से बना रही हूँ ताकि मैं वो एक पॉइंट कैप्चर कर सकूँ जिस पे मनी डिमांड का पहला पॉइंट बनेगा। ठीक है, अब मैं वापस आ रही हूँ ये ग्राफ सी पे। ठीक है, यहाँ से मैंने ये F1 यानी कि जो अमाउंट हम लोग कैश में रख रहे हैं इनकम की, उसको मैं यहाँ से ट्रेस कर लूँगी ग्राफ सी से ग्राफ डी पे। ठीक है, ये ऊपर अब आ जाए। ठीक है, ये देख रही हैं, ये 1 से मैंने सीधी स्ट्रेट लाइन से MD पे लेकर आई, ये MD हो गया। ठीक है, और यहाँ से जब मैं इंटरेस्ट पेमेंट वाली लाइन पे लाई तो ये 0.1 मिल गया मुझे। ठीक है, अब हमने मनी डिमांड की पूरी इक्वेशन ड्राइव करनी होती है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अज्यूम करते हैं कि हमारी जो रिस्क है बॉन्ड रखने पे वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन को एक जगह लिख देती हूँ मैं आपको, यहाँ पे मैं नीचे लिख रही हूँ कि अब जो शिफ्टिंग्स मैं लिख रही हूँगी, यानी कि 0.2 वाला जो चेंज आ रहा होगा वो आ रहा होगा कि रिस्क इंक्रीज ऑन कीपिंग बॉन्ड। अब मैंने आपको पहले बताया था कि जो कंज्यूमर है वो रिस्क अवर्सर है, वो रिस्क नहीं लेना चाहता है, रिस्क कम से कम करना चाहता है, तो क्या करेगा, वो बॉन्ड कम कर देगा और कैश बढ़ा देगा, यानी कि F2 का रेशियो कम हो जाएगा और F1 का रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब रिस्क कम होगा तो इस स्लोप पे क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, रिस्क कम होगा यानी कि आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है ये बढ़ गया, कैपिटल गेन का पूरा रेशियो कम हो जाएगा, यानी कि ये स्लोप जो स्टीपर था ये फ्लैटर हो जाएगा। अब मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ ब्लू कलर के अपने बॉल पॉइंट से। ठीक है, ताकि ये डिफरेंशिएटेड रहेगा। यहाँ से मैंने इसको फ्लैटर कर दिया। ठीक है, अब चूँकि रिस्क कम हो गया, रिटर्न कम हो गया, तो ये यहाँ से इस तरफ, यानी कि जो पहले रिस्क था आपके कैपिटल का
रिस्क ऑन रिटर्न था, रिस्क ऑफ रिटर्न था, तो वो कम हुआ तो साइमल्टेनियसली आपकी ये 0.2 आ गया, 0.2 आ गया, ठीक है। जब ये हुआ तो ज़ाहिर सी बात है इंटरेस्ट पेमेंट, रिटर्न कम हुआ तो साइमल्टेनियसली इंटरेस्ट पेमेंट भी कम हो गई, ठीक है। यहीं से मैंने डायरेक्टली उसका निशान जो है यहाँ पे लगा लिया, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एट दी एंड यहाँ से घूम के मैंने वहाँ जाना ही है, ठीक है। ये यहाँ से अब इंटरेस्ट पेमेंट जब कम हुआ तो मैंने ये I2 हो गया, यहाँ पे भी I2 हो गया, ये I1 था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब ये रिस्क जो कम हुआ मैंने उसको नीचे वाली पे भी शिफ्ट करना है, ठीक है। नीचे वाली में ग्राफ शिफ्ट नहीं होगा, सेम ग्राफ के ऊपर हम लोग जो है अपना नया मार्क बना लेंगे, यानी कि ये आ गया SR2, ठीक है। ये 0.2 आ गया, हम खुद देख रहे हैं कि यहाँ पे F2 की कंजम्पशन जो है वो कम कर दी गई है, देख रहे हैं। F2 हम पहले क्या ले रहे थे, F2, अब ये F2 प्राइम कर दिया मैंने, ठीक है। F2 प्राइम यहाँ से मैंने यहाँ शिफ्ट किया, ये F2 प्राइम आ गया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ये, ठीक है। ये आ गया 0.2, जिससे F1 जो है वो बढ़ गया, यानी कि F1 प्राइम, ठीक। मैंने क्या किया, F2 ये 0.2 था, 0.2 से मैंने F2 प्राइम का मार्क लगाया, ठीक है। F2 प्राइम मैंने ग्राफ B से ग्राफ C के अंदर शिफ्ट किया, यहाँ पे F2 प्राइम मैंने इतना इसको एक्सटेंड किया कि मैं 0.2 पे पहुँच जाऊँ इस कंस्ट्रेंट वाली लाइन पे, फिर यहाँ से F1 प्राइम निकाली, यानी कि वो इनकम जो कैश इन हैंड होती है, हम देख रहे हैं कि F1 से ज़्यादा हो गई है, रिस्क बॉन्ड पे ज़्यादा हुआ था, हमने कैश इन हैंड कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब मनी डिमांड भी ज़ाहिर सी बात है बढ़ जाएगी, और इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो पहले से कम हो गया था, वो भी मैंने निशान लगा लिया मैं, ठीक है। तो ये ग्राफ मैं आपको शो कर देती हूँ, थोड़ा सा इसका एक्सेस, ठीक है। ये याद है आपको, ये यहाँ से ऊपर जाएगा इतना कि ये उस पॉइंट पे, चल ये MD प्राइम कर दिया मैंने इसको, यानी कि रिस्क बॉन्ड पे बढ़ने के बाद वाला जो मनी डिमांड है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट कम हो गई मगर मनी डिमांड जो है वो बढ़ गई। आपके पास 2 पॉइंट्स आ गए, आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें एक स्ट्रेट लाइन में, ये आ गया आपके पास मनी डिमांड ऑफ द इकोनॉमी यूजिंग द टोबिन्स मेथड। अगर इसके बाद आपको कन्फ्यूजन हो तो बेशक पूछ लीजिएगा, मैं जानती हूँ ये ग्राफ 4 खानों वाला बहुत कंफ्यूजिंग है, कोई और कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछिएगा, अच्छा लगेगा।